हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनाहूत शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए परोच, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी विजय और ऑप्शन डी आहूत। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी आहूत। अगला प्रश्न, अगला आपका मुहावरा है पवबारा होना। पवबारा होने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु का आगमन, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी अत्यधिक लाभ लेना, ऑप्शन डी वर्ष भर काम करना। तो पवबारा आप सुने भी होंगे कि जो महाभारत में है शकुनी के द्वारा पवबारा बोला जाता है, यानी वो क्या सोचता है? अत्यधिक लाभ हो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अत्यधिक लाभ लेना। अगला आपका प्रश्न है सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी सिर से पानी का गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए गहरे पानी में स्नान करना, ऑप्शन बी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी अच्छी प्रकार से सिर धोना और ऑप्शन डी डूबने से बच जाना। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जब कोई व्यक्ति कहता है कि सिर से पानी गुजर रहा है, यानी उसके सहनशीलता की जो है बांध या सहनशीलता की सीमा वो टूट रही होती है, तब इस प्रकार के मुहावरे का प्रयोग करता है। अगला, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो क्या होगा? साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना, ऑप्शन सी भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना और ऑप्शन डी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जब कोई व्यक्ति किसी वांछित कार्य को मतलब जो कर रहा होता है उसको छोड़कर दूसरे कार्य करने लगता है, तो वहाँ पे इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पढ़ने से ही लग रहा है कि दूसरे काम कर रहा है। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आपका जिजीविषा, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है जिज्ञासा और ऑप्शन डी है आपका ज्ञातज्ञ। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। अगला प्रश्न, स्वयंभू। स्वयंभू शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ और ऑप्शन डी सर्वोपरि। तो स्वयंभू का क्या अर्थ होगा? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न, यानी जो स्वतः उत्पन्न हुआ हो। इसका हम प्रयोग शंकर जी के लिए भी कर सकते हैं। शंकर जी को स्वयंभू भी कहते हैं, यानी जिसका उत्पन्न जो मतलब किसी के द्वारा ना उत्पन्न किया गया हो, स्वतः उत्पन्न हो, तो उसके लिए स्वयंभू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए मैं सारी रात भर जगता रहा, ऑप्शन बी मैं पूरी रात भर जगता रहा, ऑप्शन सी मैं सारी रात जगता रहा और ऑप्शन डी मैं पूरी रात में जगता रहा। तो यहाँ पढ़ने से ही लग रहा है कि मैं सारी रात भर जगता रहा। तो यहाँ सारी और रात भर दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं और दो बार प्रयोग कर लिए गए हैं, तो ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका मैं पूरी रात भर, अब यहाँ पर भी क्या है, पूरी भी शब्द प्रयोग किया गया और भर भी, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका मैं सारी रात जगता रहा। तो ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, या पर सबसे सुटेबल है और शुद्ध वाक्य है मैं सारी रात जगता रहा। अगला प्रश्न, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। यहाँ पे जो है होश होगा, होश उड़ गया। इसका शुद्ध रूप है
शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो यहाँ पे आपका सबसे सही क्या होगा? शुद्ध रूप शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। तो इसमें कौन सा शब्द है आपका? तो आपका इसमें सही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पर प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगे होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के शुरुआत में लगे होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ शब्द क्या दिया गया है? बनियाइन। इसमें प्रत्यय पूछ रहा है तो क्या होगा? ई होगा, इया होगा, आइन होगा या आनी होगा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, बनियाइन। अगला प्रश्न, 11 चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये काफ़ी आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है चाकुएं, ऑप्शन बी है चाकुओं, ऑप्शन सी है चाकुओं और ऑप्शन डी है चाकू। तो जो चाकू आपका है उसका बहुवचन चाकू ही होता है। जैसे हस्ताक्षर है और आपका अक्षत है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और चाकू जो है वो भी क्या इसका बहुवचन बनेगा? चाकू ही रहेगा। अगला प्रश्न, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्वती, ऑप्शन सी विद्यामती और ऑप्शन डी विद्यावंती। तो विद्वान शब्द का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा को संस्कृत का अपभ्रंश माना जाता है? ऑप्शन ए फारसी, बी उर्दू, सी पाली और डी अवधी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी पाली। पाली भाषा को संस्कृत भाषा का अपभ्रंश माना जाता है। अगला प्रश्न, छ वर्ण का योग क्या है? तो ये किससे मिलकर बना? ये आपका संयुक्त वर्ण है। ये किसके योग से बना है? क प्लस छ से, क प्लस सात ये तालव्य वाला है, क प्लस चा से और क प्लस मूर्धन्य सा से। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? जो छ वर्ण है इसका आपका सही उत्तर होगा क प्लस सा, यानी उत्तर डी। ये क प्लस सा से मिलकर बना होता है छ। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। यानी मत्सर का अनेकार्थी क्या होगा? क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो इसका आपका सही उत्तर होगा राग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है सारंग और ऑप्शन डी है सड़ंग। तो मेघ, सर्प और हरिण इसका क्या होगा आपका अनेकार्थी शब्द? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सारंग। मेघ, हरिण और सर्प इनको हम सारंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा। अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली भाषा का। अगला प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रमदा, तरुणी, ललाम, ललना। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ललाम जो है वो स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची क्या है? सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो यहाँ पे आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा मीन का? मत्स्य। अगला प्रश्न, तो आपका जगदीश जो है
जगदीश, जगदीश जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जगत प्लस ईश और ऑप्शन सी जगत प्लस ईश, ऑप्शन डी जगत प्लस ईश। अब यहाँ पे पहले में क्या है? हलंत लगा है ता में, दूसरे में जो है पूरा ता है, तीसरा जो है जगत प्लस ईश, इसमें भी दा में हलंत लगा है, और चौथा जो आपका ऑप्शन है जगत प्लस ईश, इसमें दा पूरा है। तो जगदीश जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होता है, जगत प्लस ईश। ता में हलंत आएगा और ता का परिवर्तन दा में हो जाता है। यहाँ पे व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेज प्लस ओमय, तेजा प्लस अमय, तेजा प्लस मय और तेजो प्लस मय। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तेजा प्लस मय तेजोमय हो जाता है। यह आपका विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो आपका यहाँ कौन सा सही होता है? यहाँ आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा मन प्लस विज्ञान। इस तरीके से ये जो आपका विसर्ग है ये ओ में चेंज हो जाता है और हो जाता है मनोविज्ञान। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला, किसी सरकारी पत्र के लेखन में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? मुहावरेदार, साहित्यिक, औपचारिक, साधारण बोलचाल की भाषा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? कोई भी अगर समाचार पत्र या कोई भी सरकारी पत्र है और उसके लेखन में हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, या, र, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी स्पर्श और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ बात करें या, वा, र, ला की, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन में आपका तीनों जो सा हैं, स और हा, ये आते हैं। और जितने भी आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 5 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लगभग सभी को पता होगा। हिंदी दिवस अगर बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी लक्ष्मीधर द्विवेदी, ऑप्शन सी शीलभद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न, किस रचना पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। निहार, नीरजा, यामा, गिल्लू। तो महादेवी जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यामा के लिए। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किस रचना को माना गया है? साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी होगा यहाँ पे। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पे जो है पहला ये ए है, फिर बी, फिर सी और डी। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। तो इसका आपका सही उत्तर होगा कामायनी के लिए। अगला प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है? आम के बाग लगाना, आम खाना, परिश्रम करना, दोहरा लाभ लेना। तो ये इसका क्या अर्थ हो जाएगा? दोहरा लाभ लेना। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या है? चुहिया को तलाशना, खनन का काम करना, बड़ी बड़ी डींगे मारना, अधिक श्रम करने पर कम लाभ होना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी काम बहुत ज़्यादा कर दिया लेकिन परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं। तो यानी अधिक श्रम करने पर बहुत कम लाभ मिलना। ठीक है।
एक बार यहाँ पे जो आपका ऑप्शन गलत हो गए थे, ये 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किस रचना को माना गया है? तो इसका आपका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही प्रश्न जो है हम लोग इनका संकलन लाते रहेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।